हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है हमारी, और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी। तो हम ज्योग्राफी में पहला चैप्टर ये आपका पढ़ रहे थे और हमारी कोशिश यही थी कि हम चीज़ों को पढ़ सकें, समझ सकें कि भूगोल एक विषय के रूप में हम कैसे उसको लें, कैसे उसको ज्ञात करें। ये सारी चीज़ों पर हम लोग आपका बात करने की कोशिश की थी और देखने का और जानने का प्रयास किया। क्लियर है? एक चलिए आगे बढ़े। देखिए, कह रहे हैं कि एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव और ईश्वर के बीच के अंतोक्रिया को एक संक्षेप में वो लोग क्या करते हैं, वर्णित करते हैं। ये एक पावक कवि है जो करता है कि उनके मध्य का जो बाप का वार्तालाप है उसको व्यक्त करता है। आपने मिट्टी का सर्जन किया, मैंने कप का निर्माण किया, आपने रात्रि में मैंने दीपक बनाया, आपने बंजर भूमि पहाड़ी मरुस्थल का सर्जन किया। क्या किया सर्जन? फूलों की क्या था, बाग बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके मानव ने अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है कि भाई मैं कुछ ना कुछ जो आप देते हो मैं उससे कुछ कर लेता हूँ, और मैं ही क्या हूँ, आपका क्रिएटिविटी वाला हूँ, और मेरा ही इसमें सबसे ज्यादा क्या है, आप कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेरा ही योगदान है। तकनीकी सहायता ने मानव आवश्यकता को स्वतंत्रता और अग्रसर किया है। जिस दिन से टेक्नोलॉजी हेल्प आई है, इस टेक्नोलॉजी हेल्प ने क्या किया है, लोगों को फ्रीडम और प्रदान कर दिया और उसको अगरता में और बढ़ा के दिया है। ठीक, ये हमने देख लिया। अब हम इसमें कुछ बात करेंगे जो आपका देख रहे थे। तो हमने कुछ आपकी प्रक्रिया पढ़ी कि वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, उनको पढ़ने का प्रयास किया। 2 पाठ हम पढ़ चुके थे, अब हम इसमें तीसरे में जो है आगे बढ़ रहे हैं और तीसरे को देख रहे हैं। ये सब मिलकर उपरोक्त 2 प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान रखा गया है। इन प्रश्नों में कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं, ये संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। औपनिवेशिक काल से ही उपागम बहुत प्रचलित हैं। इन दोनों में तीसरे प्रश्न के जुड़ाव की एक वैज्ञानिक विषय भी बन गया है, वैज्ञानिक विषय। तृतीय प्रश्न है कि व्याख्या अथवा तत्व एवं तथ्यों को समझना। भूगोल का पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है। विषय के रूप में भूगोल को कोड क्षेत्र से संबंधित होता है। स्थानीय विशेषज्ञों और गुण का विवेचना, तथ्यों का वर्णन, स्थिति केंद्र के प्रतिरूप अध्ययन करता है और उनकी व्याख्या करता है, स्पष्ट करता है, और भौतिक पर्यावरण और गंतव्यों में इनको हम देखते हैं कि क्या है और इनका जो संबंध है हम उनको देखने का प्रयास करते हैं। अब हम इसे पढ़ते हैं, भूगोल एक समाकलन के विषय। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। यह है सिंथेसिस करता है और इतिहास के कालिक क्षेत्र का संश्लेषण करने का प्रयास करता है। देखता है भाई कैसे कुछ कहां पर क्या किसका रीजनेबल रहा है, वो जानने का प्रयास भी हम करते हैं। प्राकृतिक समग्रता होती है, इस तथ्य को मानते हैं कि एक विश्वास तंत्र है और आजकल वर्तमान विश्व में वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। परिवहन संसाधनों की बढ़ती हुई अग्रता उनके दूरियों के कारण कम होती जा रही है। श्रय द्रव्य माध्यम, ऑडियो और विजुअल मीडियम तथा सूचना तकनीकी आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। तकनीकी ने प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक सामाजिक प्रचलन के जो पैरामीटर हैं उनके परीक्षण बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में प्राकृतिक और सामाजिक ज्ञान अंतरस्पर्श संबंध है, और प्राकृतिक और सामाजिक में सभी विज्ञान को एक मूल उद्देश्य है यथार्थ का ज्ञान। भूगोल से जुड़े उन तथ्य और सहचर का हमको बोध होना
रेखा चित्र 1 में भूगोल के अन्य विषय और संबंध को दर्शाया गया है। सभी विषय से जुड़ी हुई चीजों को दिखाया गया है, क्योंकि उनमें कोई क्षेत्रीय संदर्भ में विभिन्न चीजें हैं और स्थानीय यथार्थता को, समग्रता को समझने में आपकी सहायक हमको मिलेगा। अपितु समग्रता का समकालित करता है। भूगोल वेदता सभी संबंधित क्षेत्र में व्यापक समझ रखना आवश्यक होती है, जिससे वे उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सकते हैं। संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक उनको समझना और भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं के विश्व में परिवर्तित करने के लिए है, क्षेत्रीय विस्तार की लड़ाई से है और पिछली शताब्दी में कई सुरक्षा के साधन हैं। परंपरागत युद्ध बड़े आकार और स्थान को छोड़ने वाले हैं। ठीक, और नए विश्व में देशों के विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच भी उनकी मिट्टी में युद्ध होने से बचाता रहा है, उसकी विवेचना करता रहा है। जी हमने देखा। हम विश्व के ऐतिहासिक घटना की विवेचना करेंगे तो हमको भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। भारत हिमालय का एक महान अवरोधक के रूप में देश की रक्षा करता है, परंतु विद्वान दर मध्य के एशिया के आक्रमणकारियों और पर्यटकों की मार्ग की सुविधा देता है और समुद्री किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, अफ्रीका के संपर्क को प्रोत्साहित करें। नेविगेशन की तकनीकी ने यूरोप के देशों को भारतीय सहित कई एशिया के देशों में, अफ्रीका में उपनिवेश करने में सहायता की। यानी कि एक अकेले नेविगेशन ने, यानी कि जो आप वो दिशा सूचक है, उसी ने बहुत सारे कोलिजियम बना के दिए। अफ्रीका की खोज नेविगेशन के बेसिस पे हुई और जो इंडिया है उसकी जो खोज भी वो भी नेविगेशन बेसिस थी। ठीक, और इस धार में अपरिवर्तन के उदाहरण मिले। प्रत्येक भौगोलिक और समय में परिवर्तित होता रहा और समय के साथ परिप्रेक्ष्य में उसकी वृद्धि की जा सकती थी। भू आकृति, भूजल विज्ञान, आर्थिक संज्ञान, ये सब चीजें एक निश्चित पथ का अनुसरण करती हैं और भौगोलिक तत्व के संसाधन विशेष निर्णय लेने में सफल रहे हैं और उनका हम उदाहरण सहित आपका देखेंगे कि क्या कुछ कैसे रहा है। तो भूगोल एक समाकलन के रूप में कैसे रहा, कैसे प्रदर्शित हुआ, क्या इसकी दूरी रही, कैसे इसको बना, आप इसको देख सकते हैं। हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए, टेस्टिंग भगवान देखिए, अब हम बात करेंगे भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान की। इसकी बात करेंगे भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान की शाखा। अभी तो आपको थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन जब हम नेक्स्ट चैप्टर प्रारंभ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ क्या रहे हैं। पहले हम पृथ्वी का इंटीरियर स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे हम पृथ्वी का। देखिए, भौतिक भूगोल सभी शाखाएं जैसे कि रेखा चित्र को दर्शाया गया है। प्राकृतिक विज्ञान, परंपरागत भौतिक भूगोल, भूमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है। उसी प्रकार भू आकृति विज्ञान में जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान, मृदा भूगोल और प्रकृति विज्ञान के निकट का संबंध है, क्योंकि अपनी सूचनाएं इन्हीं से प्राप्त करता है। जैव भूगोल जो है वो आपका वनस्पति, जीव और पारिस्थितिकी साइंस, इकोलॉजिकल साइंस पर नियरेस्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मानव कैसे हैं, इंटेंस है, ठीक, निकेतित रखते हैं उनको। तो एक भूगोल वेत्ता ने गणित और कला और विशेष मानचित्र को रेखांकन करने में निपुण होना चाहिए। एक भूगोल वेत्ता को गणित में, कला में रेखा। अब देखिए, जो अक्षांश रेखा और दिशांतर रेखा, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो आपका वितरण प्रस्तुत करता है, जो हमको परिचित्र दिखाता है कि कहां पर लैटिट्यूड है, कहां पर लॉन्गिट्यूड है, ये सब जुड़े हुए हैं। और पृथ्वी का भू आभा, जीव संकट, आप भू आभा देखते हैं, आप में
आपको जब आगे बढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है और कैसे कोण बनते हैं, कैसे इसमें अंतर हो, सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। पृथ्वी का भू आकार और भू आभा परंतु भूगोल वेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र है जो अद्वितीय है, यानी कि यूनिक आयामी वाला है और एक अलग उसकी परफॉर्मेंस जो है वो आपको दिखाई देती है। क्लियर है? अब देखिए, भू आभा को दो आयामी, दो आपके डायमेंशन वाला में परिवर्तित करने के लिए साधन को रेखा चित्र गणित में रीति प्रेक्षण द्वारा प्राप्त होता है और परिमाण तकनीकी में गणित, सांख्यिकी, ज्यामिति और प्रवीणता की आवश्यकता होती है। रेखा चित्र कला कल्पना, खाका, मानस चित्र, मानचित्र कला और ग्राफिक हेतु ये निपुणता की आवश्यकता है। क्लियर है? ये सारी चीजें इसमें दिखाई देती। क्लियर है? तो ये इसके लिए है, एक दूसरे के कोऑपरेटिव जैसे दिख रहे। चलिए, भूगोल और सामाजिक विज्ञान। रेखा चित्र को प्रदर्शित सामाजिक विज्ञान और भूगोल की शाखाओं में एक अंतर संबंध है। भूगोल का और इतिहास का संबंध वितरण है, पहले भी बताया जा चुका है। प्रत्येक विषय को दर्शाने वाला है, उस विषय के जो मूल आधार हैं और जो दर्शन विषय में जड़ प्रदान करता है और विकास प्रक्रिया को स्पष्ट और ऐतिहासिक प्रदर्शित करता है। भूगोल चिंतन का इतिहास का मध्य शाखा के रूप में है और सामाजिक विज्ञान सभी विषय, समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, जननांगी, सामाजिक यथार्थ को अध्ययन करते हैं। भूगोल की सभी शाखाएं, भूगोल और राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जन भूगोल, अधिवास भूगोल विषय की घनिष्ठता से जुड़े हैं क्योंकि इनमें स्थानीय ठीक की विशेषता मिलती है। राजनीति का मूल उद्देश्य जनसंख्या संप्रभुता का विश्लेषण है, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्र इकाई के रूप में राज्य और उसकी जनसंख्या, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करती है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूलभूत जैसे उत्पादन और वितरण, विनिर्माण और उपभोग की विवेचना करता है। इन विशेषताओं में से प्रत्येक से स्थानिक पक्ष होता है। अर्थवत्ता वह है आर्थिक भूगोल की भूमिका आती है जो उत्पादन, विनिर्माण, वितरण और उपभोग में स्थानीय पक्ष का अध्ययन करता है। इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल जननांकी के निकटतम जुड़ाव है। विवेचना से स्पष्ट होता है कि भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान का घनिष्ठ संबंध। यह विद्वत तंत्र और उपादानों का अनुसरण करता है और विषय को पृथक करता है और इसका विषय परंपरा परन सारणी से संबंध है और जबकि अन्य विषयों का भी अध्ययन है, निजी क्षेत्र है और भूगोल का व्यष्टिपरक क्षेत्र है। ठीक, और अलग अलग रूप में इसका जुड़ाव है। थोड़ा भूगोल की शाखा को देख लेते हैं, इतना बड़ा हमें कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। ये थोड़ा सा हम इसका मेन जो आपकी चीजें हैं ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन, बाकी इतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम फालतू चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। हम सीधा कल से अपना मेन टॉपिक शुरू करेंगे क्योंकि हमें थ्योरी पढ़ने में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। मेन ये है कि हम कुछ चीज समझे आखिर वो चीज बनी कैसे है और उसके पीछे का रीजन क्या है, हमको ये जानना है। तो हम भूगोल की कुछ जो प्रमुख शाखाएं हैं उनको हम देखने वाले हैं। क्लियर है? और एक एक करके हम देखेंगे। तो विषय में वस्तु विषय को व्यक्तिगत क्रमबद्ध रूप से है, कहीं में आपका प्रादेशिक रीजनल भूगोल भी है। ठीक है, ऐसे ही उपागम देने वाले एक जर्मन के भूगोल वेत्ता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक, और आपने बहुत बार पढ़ोगे हम्बोल्ट, जलधारा वगैरह पढ़ेंगे आगे। तो भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन दूसरे जर्मन जो हैं कॉल रीडर के द्वारा किया गया है और इन सबको हम लोग आपका देख सकते हैं। ठीक, और बात कर सकते हैं। ठीक, जैसे सबसे पहले हम कुछ भूगोल की शाखा है उनको देखते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे तो हम यही पढ़ेंगे फिजिकल भूगोल।
और कल का हमारा यही चैप्टर होगा और इसमें हम पढ़ेंगे भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृति विज्ञान में क्या है? भू आकृति, उसका विकास क्रम, कि भू आकृति है क्या, कौन कौन सी को किस नाम से जानते हैं, कैसे वो बनी है, उनसे संबंधित प्रोसेस और प्रक्रियाओं को पढ़ेंगे। क्लियर है? और इन्हीं का हमको अध्ययन करना है। सेकेंड चैप्टर होगा आपका जलवायु विज्ञान, भी इसी के अंदर आता है। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल मतलब आपके एटमॉस्फेयर में जो हमको क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल मिलता है, गैसेज मिलती हैं, ओजोन परत है, कैसे कुछ है, ये इन सबको पढ़ेंगे। मौसम कैसे बनता है, बाष्प कैसे बनती है, बूंदे कैसे बनती हैं, क्लियर है? संघनन क्या है, कोहरा क्या है, कुहासा क्या है, ये चीजें कैसी होती है, इनका हम लोग इस पर अध्ययन करेंगे। फिर है जलवायु विज्ञान यानी कि ऑस्नोलॉजी को हम पढ़ेंगे। धरातल के जो बाप का परिमंडल है उसमें सदा नीर, झील, जलाशय सम्मिलित हैं, उनका मानव विभिन्न प्रकार के जीवों का जो अध्ययन है वो किस प्रकार से और कैसे है, ये हमको देखना पड़ेगा और हमको जानेंगे कि भैया ये आखिर में है क्या। क्लियर है? ये आप देखिए, आगे बढ़े। ये कुछ शाखा है इनकी, तो हम तो अपना यहां से शुरू करेंगे। हम अपने में जलवायु विज्ञान देखेंगे, ये सब मृदा वगैरह भूआकृति शुरू करेंगे। ये हम लोग नहीं, इसमें नहीं देखेंगे, पारिस्थितिक कुछ ही पॉइंट को हम पढ़ेंगे। उधर कृषि में, हाँ ये आपको 12th में पढ़ना है, ये सब ये आपको 12th में मिलेगा। ये भी 12th का चैप्टर है। ये सारे जो है आपको 12th क्लास में हर एक चैप्टर की बुक है। ये है आपका मानव भूगोल। क्या है? मानव भूगोल पढ़ोगे आप 12th में, ह्यूमन ज्योग्राफी में। ये आप पढ़ लोगे फिजिकल ज्योग्राफी में। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। तो फिजिकल ज्योग्राफी और मानव ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी को आप लोग इसमें अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे। चलिए, तो अब हम जो है कल इसमें नेक्स्ट वहां पे चैप्टर में मिलेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी में सारी एक्टिविटीज जो है सब आपको जो है कुछ आपको 12th में पढ़ने के मिल जाएंगी। क्लियर है? प्रादेशिक विश्लेषण वगैरह को हम लोग इसमें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है? तो चलिए फिलहाल जो है आज के इस चैप्टर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत